संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। दरअसल देखिए इसका दो नाम है, एक प्रस्तावना और एक उद्देशिका, यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना किसे कहते हैं, इसको पहले समझेंगे। दरअसल देखिए कि जब संविधान सभा का निर्माण किया गया, गठन किया गया था, तो संविधान सभा का तीसरा बैठक जो हुआ था, मैंने उस दिन भी समझाया था कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ और इसी बैठक के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि पहली बार इन्होंने उद्देशिका पेश किया। किस चीज को पेश किया? उद्देशिका। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसी उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में अपना लिया गया। इसीलिए भारतीय संविधान को जो प्रस्तावना है उसका दो नाम है, एक उद्देशिका और एक प्रस्तावना। ध्यान रखना है आप लोगों को। तो पहली बार संविधान की उद्देशिका को कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था। पेश किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उद्देशिका प्रस्ताव को लिखा किसने था? तो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि उद्देशिका को लिखा किसने? तो मोतीलाल नेहरू ने, और इसको पेश किया था किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात करते हैं कि संविधान के प्रस्तावना से संबंधित दो प्रश्न आते हैं, एक अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया। अगर जब कभी भी पूछेगा कि संविधान के प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से, और जब भी पूछेगा कि प्रस्तावना का भाषा किस देश से लिया गया है, तो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया से। फिर से समझा रहा हूं, यानी पूछेगा कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो होगा अमेरिका। और प्रस्तावना जिस भाषा में लिखा गया है, यानी कि प्रस्तावना की भाषा अगर पूछेगा तो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। समझ में रहा? अब इसमें कुछ चीजें देखा जाए तो प्रस्तावना को भीमराव अंबेडकर ने पढ़ा लास्ट समय में, जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिसमें उन्होंने शुरुआत किया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व गणतंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक ना? और लास्ट में कहते हैं कि इस संविधान सभा द्वारा हम इसको अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत के मतलब अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं, माने अपने ऊपर लागू करवाते हैं और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि खुद जो जनता है वह संविधान को अर्पित कर रही है। बात करें अगर संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो प्रस्तावना का मुख्य 3 प्रारूप यहां पर देखेंगे। पहला है संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान को स्रोत कहां से मिलता है, ऊर्जा कहां से मिलती है, शक्ति कहां से मिलती है, तो भारत की जनता से, क्योंकि यहां पर लिखा गया है हम भारत के लोग। भारत के लोग यानी कि भारत की जनता। तो संविधान को शक्ति कहां से मिलेगी? भारत की जनता से मिलेगी। कहां से मिलेगी? यानी कहा गया है कि भारत में सबसे ऊपर होगा संविधान, और इस संविधान को शक्ति कहां से प्रदान होगी? तो भारत की जनता से मिलेगी। अब प्रस्तावना के स्वरूप को देखा जाए तो पहले इसमें कहता है कि संप्रभुत्वपूर्ण संपन्न, यानी कि भारत एक ऐसा राज्य है जो अपना निर्णय स्वयं लेगा और ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन नहीं रहेगा। संपूर्ण प्रभुत्वपूर्ण संपन्न का मतलब ये होता है खुद का मालिक अब भारत देश बन गया है। समाजवादी का मतलब, दुनिया में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था शुरुआत में चली थी, एक पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब ऐसा अर्थव्यवस्था होगा इसका जहां पर समाज का कल्याण की बात किया जाए, पूंजीपतियों की बात नहीं किया जाए। ठीक ना? पंथ निरपेक्ष, कहा गया कि भारत देश का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। भारत देश का धर्म कैसा होगा? जो यहाँ के लोगों का धर्म होगा वही धर्म भारत का भी धर्म होगा।
अगर यहाँ के लोग हिंदू हैं तो भारत देश का धर्म हिंदू होगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन होगा। अगर सारे धर्म के लोग रहते हैं तो भारत देश का धर्म सही होगा। यानी कि इसका अपना धर्म कोई नहीं है, यहाँ के लोग जैसा धर्म मानेंगे भारत राज्य का धर्म भी वैसा ही होगा। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमेशा चुनाव होगा एक समय अंतराल पर, यानी कि जैसे 5-5 वर्ष पर चुनाव होता है लोकतंत्र। यहाँ पर दिया गया गणराज्य यानी कि गणतंत्र। तो आपको बता दें कि पहले चलता था राजतंत्र, अब है गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा राजा हुआ करता था, यानी कि मालिक हुआ करता था। तो गणतंत्र हुआ भारत, यानी कि अब यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं होगा। गणतंत्र का होता है कि किसी भी देश का जो सर्वोच्च पद पर व्यक्ति बैठा है वह चुनाव के माध्यम से आएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष चुनाव से आए और चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव से। यानी कि जो मुखिया होगा देश का वह चुनाव के माध्यम से आएगा। इसके साथ साथ प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है यहाँ के लोगों को न्याय देना। ठीक है, यहाँ के लोगों को न्याय देना कि कैसे न्याय? तो भारत संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब समाज में यहाँ पर अमीर गरीब सभी लोगों को समान न्याय मिलेगा। ये नहीं कि पैसा वाला गलती किया तो उसको कम सजा मिलेगा, अभी ना पैसा वाला गलती किया तो उसको बेसी सजा मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। यानी कि सामाजिक न्याय सबको समान न्याय मिलेगा। दूसरा को होगा कि आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब सबको अगर पैसा देगी सरकार या सब्सिडी देगी तो लगभग सबको समान देगी। और तीसरा राजनीतिक न्याय, यानी कि राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार सबको बराबर है। अमीर लोगों को भी उतना ही भागीदारी चाहिए जितना गरीब लोगों का है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बाद प्रस्तावना में 5 प्रकार के लोगों को स्वतंत्रता की बात कही गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की। ये स्वतंत्रता कहा गया है कि यदि व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा तो अपना विकास खूब अच्छी तरह से करेगा और उस व्यक्ति के माध्यम से उस देश अथवा राज्य का विकास होगा। समता का अधिकार, यानी कि यहाँ के लोगों में समानता रहेगा। व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता है तो बनाए रखा सकता है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, यानी कि भारत देश जो है वह विविधताओं का देश है। यहाँ दक्षिण भारत में जाएगा तो भाषा अलग है, बंगाल में जाएगा तो बंगाली भाषा बोलता है, महाराष्ट्र में जाएगा तो मराठी भाषा बोलता है। तो विभिन्न जो भारत राज्य जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषा है। इसके बावजूद भी जो भारत देश की एकता बनी रहेगी, यानी कि अनेकताओं में एकता बनाए रखेगा भारत राज्य और अखंड भारत रहेगा। यानी कि अब इसका टूट नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कल कोई अलग धर्म समुदाय के मानने वाले लोग भारी संख्या में हो जाए और उसको कहेंगे कि हमारे धर्म के आधार पर देश को बंटवारा किया जाए तो देश का बंटवारा नहीं हो सकता है, क्योंकि अखंड शब्द जोड़ दिया था इंदिरा गांधी ने। यही सब चीज हम देख रहे हैं। संशोधन प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और 3 शब्द जोड़ा गया। कितना शब्द? प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और 3 शब्द जोड़ा गया। पहला समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये बात ध्यान रखना है, इसको इंदिरा गांधी के शासन में जोड़ा गया है। कल ही मैंने बताया था कि भारतीय संविधान को भारत जो प्रस्तावना है उसकी कुंजी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी यानी कि चाबी कहा जाता है या भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। मैंने एक चीज भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति विशेष पूछेगा, यहाँ पर अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। तो जब कभी भी कहेगा कि भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है तो अनुच्छेद 32 को माना है। लेकिन नॉर्मल पूछ रहे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना
प्रस्तावना से संबंधित दो कथन और लोगों ने दिया था, जिसमें ए पालकी वाले ने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कि परिचय पत्र है। फिर से बोला, के पालकी वाला ने कथन दिया और कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है। वही अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने, ये जो कि प्रारूप समिति के सदस्य भी थे, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यानी कि लंबे समय तक जो सपना देखा जाता है उसको पूरा किया जाता है, उसी का विचार है। तो यही आपका संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन